बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज पाकिस्तानी शाहीन उड़ने में एक बार फिर नाकाम हो गए। अब ये 12 खिलाड़ियों की नाकामी है, बॉलर्स की नाकामी है, बैट्समैन की नाकामी है, फील्डर की नाकामी है या पूरे बोर्ड की नाकामी है। सिर्फ ये मैच ना लिखें, आप पहले मैच से देखें। वो पहला मैच जो शायद हम जीत भी गए थे, उस मैच से लेकर अब तक अगर हम उसका तज्जिया करें, उसकी एनालिसिस करें, आप मुझे बताइए कि कहीं पे कोई भी किसी किस्म की प्लानिंग नज़र आती है, कोई डिसीजन मेकिंग है, कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आपको प्रॉपर नज़र आता है। डिसीजन मेकिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक सब कुछ फेलियर है। इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं, इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग है। आपकी ना कोई बाइंडिंग फोर्स नज़र आती है, ना आपकी कोई पॉलिसी या गेम नज़र आता है कि आपकी कोई गेम प्लानिंग है। और ये नहीं कि सिर्फ एक गेम की प्लानिंग, ओवरऑल अगर आप जाकर देखें ना टीम को, तो आपको समझ आती है कि टीम की क्या प्लानिंग है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नज़र नहीं आती, एक एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, एक मैनेजमेंट फेलियर। और यहाँ तक कि वो जो बोर्ड पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो कि पूरी मतलब अपनी फैमिलीज़ लेकर बाहर जाते हैं, जब हर क्रिकेट मैच होता है सारी फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उस बोर्ड की कारकर्दगी क्या है, उसने क्या डिलीवर किया है अब तक। अब आपने रमीज़ राजा को हटाकर ज़का अशरफ को तो ले आए हो। अब मुझे बताओ, ज़का अशरफ या नजम सेठी की क्या कैपेबिलिटी है, क्या अहलियत है, क्या तजुर्बा है। रमीज़ राजा जिसके जीना मरना मतलब कब से वो सिर्फ इसी फील्ड में, उसने जितना काम किया इस फील्ड में किया है, तो उस शख्स को हटाकर, और जिस तरह आपने हटाया उसके बाद आप नजम सेठी को लिया है, फिर नजम सेठी के बाद आपने ज़का अशरफ को लिया है, तो अंजाम तो यही होना था। अब ज़का अशरफ और नजम सेठी की क्या काबिलियत है, क्या अहलियत है, सिवाय इसके कि जी नजम सेठी नवाज शरीफ का बंदा है और ज़का अशरफ जी ज़रदारी का बंदा है, और ज़रदारी और नवाज शरीफ दोनों पर दस्ते शफ़क़त कंपनी की है। उनको ऑब्लाइज करने के लिए चलो अब तुम्हारा बंदा लगा देते हैं, अब तुम्हारे बंदे की बारी है, तो फिर तो यही हाल होगा। और सिर्फ ये क्रिकेट टीम का हाल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का हाल इन्होंने यही कर दिया है, क्योंकि इन दोनों के सरों पे दस्ते शफ़क़त है कंपनी का, और फिर इन दोनों के मफादात के लिए, इन दोनों के जी हजूरी के लिए, इनको लॉन्च करने के लिए, इनको ऑब्लाइज करने के लिए बस मुल्क में यही सब कुछ हो रहा है जो हम देखते हुए आ रहे हैं। यही क्रिकेट टीम का हाल है, यही सियासत का हाल है, और यही मईशत का हाल है कि कहीं पर भी पाकिस्तान का कोई इदारा हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कहीं पे भी आपको कोई डिसीजन मेकिंग, कोई प्लानिंग, कोई इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती, कोई कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती है। तो फिर जिस तरह सब कुछ चल रहा है इसी तरह ये क्रिकेट टीम भी चलेगी। आपने अपने दूसरे नेशनल गेम हॉकी का भी हाल देख लिया है, बाकी गेम्स का तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क में। और जो एक आध गेम जिसमें हम जीतते हैं उसको हम क्रेडिट ही नहीं देते, उसको हम इस तरह इग्नोर कर देते हैं जैसे वो हमारे मुल्क का बंदा ही नहीं था, वो तो किसी और के मुल्क से जीत कर आया था, किसी और मुल्क का बंदा था, तो बस आया और चला गया। यही हाल आप देख लें, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी भी नहीं है, हमारे में इतनी गट्स ही नहीं है कि कोई स्टेटमेंट दे सके और डंके की चोट पे दे सके। अब आपका प्राइम मिनिस्टर फ़लस्तीन को लेकर स्टेटमेंट देता है कि जी 2 रियासत होनी चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। 2 रियासत मतलब क्या आप लेटे हुए हो कि 2 रियासत बने और हम जल्दी से इसराइल को तस्लीम कर दें। वो फजलुर रहमान साहब, जिनके नाम के आगे मौलाना लगता है, जिनको मैं मौलाना, मेरा दिल नहीं मानता मौलाना कहने के लिए, कि मौलाना वर्ड एक तकरीम, एक इज़्ज़त को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मौलाना साहब तो ना हुए जिन्होंने ये बयान दिया कि इसराइल के बच्चे और जो औरतें हैं उन पर बंद किया जाए, जो शहीद हो रहे हैं या मर रहे हैं। जी उनकी बड़ी मजम्मत की फजलुर रहमान साहब ने, लेकिन अभी जो फ़लस्तीनियों में अब तक 580 के करीब बच्चे शहीद हो चुके हैं, उसके बारे में वो जो सो कॉल्ड अपने नाम के आगे मौलाना लगाते हैं फजलुर रहमान, उन्होंने कोई बयान अभी तक दिया है। बाकी रही मुस्लिम ममालिक की बात, तो मुस्लिम ममालिक सिर्फ बातों के शेर हैं, बयानात उनसे जितनी स्टेटमेंट की हद तक वो सब गज़ा को, फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या रियासती लेवल पे, मुल्की लेवल पे कोई भी आया है गज़ा की मदद करने? हाँ, लोग वॉलंटियर ख़ुद कर रहे हैं, ख़ुद अपने अपने ग्रुप्स बनाकर, टीम्स बनाकर जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन रियासती लिहाज से कोई एड अब तक उनको पहुंची है
कोई फाइटिंग इक्विपमेंट्स, कोई असला या कोई लड़ने के लिए सपोर्ट पहुंची है सिवाय ईरान के। और ये लोग यही कह रहे हैं कि अगर ईरान उसको सपोर्ट ना करे हमास को, तो हम 2 दिन में उसको ख़त्म कर देंगे हमास को। ये उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन बाकी जो इस्लामिक ममालिक हैं वो खामोश हैं। इसमें मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं करूँगी। पाकिस्तान वाले तो ऐसे चुप बैठे हुए हैं कि उनको डर लग रहा है कि अगर हमने इसराइल के बारे में कोई भी इसके ख़िलाफ़ बयान दे दिया है तो हमारे अब्बू जी, हमारे बाबा हजूर अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएंगे। और अगर वो नाराज़ हो गए तो भाई हमारे स्विस बैंक के अकाउंट्स की डिटेल ही ना वो पब्लिक कर दे, या वो जो मुख्तलिफ ममालिक में हमारे इतने बड़े बड़े भरे हुए अकाउंट्स हैं उनकी अगर उन्होंने डिटेल पब्लिक कर दी तो हम किधर जाएंगे। इस डर के मारे वो कुछ बोल ही नहीं रहे। और दूसरा डर उनके अपने बिजनेसेस का है। अब जो जिस शख्स को आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाकर ला रहे हो पाकिस्तान में, और उसको अभी से आप प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे रहे हो, उसके बच्चों के तो सारे बिजनेसेस इसराइल में हैं, उनके साथ हैं, तो वो क्यों देगा इसराइल के ख़िलाफ़ बयान, क्यों मजम्मत करेगा इसराइल की? क्योंकि अगर उसने किया तो उसके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं ख़राब हो जाएगा, उसके बच्चों का वो कारोबार ख़राब नहीं हो जाएगा। यहाँ पे तो चंद शुगर और स्टील के कारोबार है ना, वहाँ पे जाकर देखें उनके बच्चों के इसराइल में कितने बड़े बड़े कारोबार हुए हैं, तो वो तो नहीं बोलने वाले इसराइल के ख़िलाफ़ बात। और रही इस्लामी ममालिक की बात, अभी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा में भी मुलाकात हुई है कि गज़ा की हालत पे वो बात करेंगे। अब क्या बात होगी वो भी सबके सामने आ जाएगी। OIC की मीटिंग भी कॉल की हुई है। फिर एक इस्लामी इत्तेहाद की कोई फ़ौज भी बनी थी जिनके सरबराह हमारे ही मुल्क से गए हुए रिटायर्ड चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल राहील शरीफ साहब, वो भी खामोश हैं। तो ये फिर मिलिट्री या ये फ़ौजी अलाइंस या मिलिट्री अलाइंस क्यों बनाया गया था, उसकी क्या वक़्त है, उसकी क्या हैसियत है, जब इस मौके पर ही वो इर्रेलेवेंट हो जाता है, खामोश हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता। तो हमारे अभी तक इस्लामी ममालिक बातों के शेर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी तरफ से भी हमने कोई कंक्रीट स्टेप नहीं दिखा है सिवाय ईरान के। और मिस्र ने कुछ एक बयान दिया है, लेकिन मिस्र की बाउंड्री से फूड्स आते हैं, खाना ग़ज़ाएँ आती हैं, वो बंद हुई हुई है बाउंड्री, और गज़ा में किल्लत हुई है खाने पीने की भी, पानी, यहाँ तक कि पानी की भी किल्लत है। और जिस तरह मैंने कहा था कि मगरबी ममालिक की मुनाफ़क़त खुलकर सामने आ चुकी है। अब आप ये देख लें कि जो BBC रिपोर्टिंग कर रहा था, तो लंदन में BBC के ऑफिस में किसी ने लाल रंग, उसकी दीवार लाल रंग दी, सिर्फ इसलिए कि ये बता रहे हैं कि किस तरह आप वन साइडेड कर रहे हो। अब आपको पता होगा एक न्यूज़ चैनल है MSNBC, आप उनकी मुनाफ़क़त देखें, बात तो करते हैं जी इक्वल अपॉर्चुनिटी की, तमाम लोग इंसानी मसावात की वो बातें करते हैं, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, 3 मुस्लिम जो इनके एंकर्स थे उसको साइडलाइन कर दिया। तो ये तो हाल है, मगरिब का भी यही हाल है। बनते वो ये हैं कि हम बड़े इंसानी है, कुत्ता मर जाए तो जलूस निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन असल हकीकत भी उनके सबका पोल खुल चुका है, सब एक्सपोज हो रहे हैं दिन ब दिन, चाहे वो कोई किसी भी मुल्क के रहने वाले हो, कोई मगरबी ममालिक हो, जो चाहे इंसानियत का प्रचार करते थे। नज़र आ रहा है कि उनकी इंसानियत का प्रचार कहाँ है, कि यहाँ पे यूक्रेन में मेरे ख्याल से 18 महीनों की जंगों में 500 बंदे नहीं मरे होंगे, और यहाँ पे उन्होंने 6 दिन में 600 बच्चे मार दिए। तो वो उस पर, यूक्रेन वाले पर उनको बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, बड़ी उन लोगों के दिलों में आग लग रही थी, लेकिन यहाँ पे 600 बच्चे मारे गए हैं, वहाँ पे सारी जगह खामोशी मौजूद है। अब अगर मैं पाकिस्तान के लिहाज से लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करूं, तो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट तो यह है कि पहली दफ़ा इमरान खान ने साइफ़र वाले केस में जो है इस्तिस्ना 248 आर्टिकल 248 के तहत एक एप्लीकेशन सबमिट की है, दायर की है कि जी आर्टिकल 248 के तहत उनका जो ये केस चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि आर्टिकल 248 आपका कहता है कि आपका जो गवर्नर होता है, प्रेसिडेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको इस तरह के केसेस से, मतलब कोई भी क्रिमिनल केस हो जाए उससे इस्तिस्ना हासिल होती है, आप उस पर ये केस नहीं दायर कर सकते हो। तो उन्होंने एक एग्जम्पशन की एप्लीकेशन दायर कर दी है, और वही आमिर फारूकी अदालत में दायर हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है। और आमिर फारूक ने अपने एक रिटन ऑर्डर में FIA को नोटिस भी इशू कर दिए हैं, और 16 अक्टूबर को इसकी हेयरिंग होगी, और 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करनी थी, उसकी ट्रायल चल रही थी। तो उसके ट्रायल को रोकने के लिए
उन्होंने एप्लीकेशन दी गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी काम होते हैं वो मावराए आइन होते हैं। आइन के मुताबिक तो आज तक कभी भी पाकिस्तान में कोई काम नहीं हुआ है, और अब अपने अदारों का हाल हमने देख ही लिया है। और सबसे आखिर में जो मैं बात करना चाहूँगी कि किसी भी माशरे का सबसे जो इज़्ज़त के काबिल या एक तकरीम के काबिल एक तबका होता है वो उस्ताज़ा होते हैं। उस्ताज़ा की इज़्ज़त की जाती है, उनको इस तरह सड़कों में घसीट कर जेलों में बंद नहीं किया जाता। निगरान हुकूमत जो कर रही है वो अपने मैंडेट से हट कर काम कर रही है, और ये कितने दिन हुकूमत कर लेंगे। आप क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके बच्चे पढ़ें? तालीम पर, सेहत पर, अयाशियों पर, आसाइशों पर सिर्फ आपके बच्चों का हक है? आप जो बजट में इतना पैसे हेल्थ का वो रखते हो, फाइनेंस का सेक्शन रखते हो, ख़त्म वो हेल्थ का रखते हो, एजुकेशन का रखते हो, आप ख़त्म कर दो ना। आप कह दो कि ये जितना भी बजट है वो सिर्फ अशरफिया और उनकी औलादों के लिए है, वो सिर्फ डिफेंस के लिए है, अवाम के लिए नहीं है। वो गरीब पैदा हुई थी और उसने गरीब ही मरना है। अल्लाह हाफिज़।